नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा के इस जूलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। आज उसके फंक्शन के कुछ विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी किताबों में उसे स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब नहीं किया रहता है, उन्हें समझना जरूरी है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब कोई चीज ऑक्सीजन से क्रिया करता है या उसमें से हाइड्रोजन निकलता है या उसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसमें तीनों बातें होती हैं। ग्लूकोज C6H12O6 में से ये जो 12 हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो एक एक करके अलग होते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के अलग होने को क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल, और इसे क्या कहते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। इसके साथ एक और बात होती है कि जब ये एनर्जी बाहर निकल के आती है तो उसी समय तुरंत हाइड्रोजन के एटम को आयोनाइज कर देती है, और आयोनाइज होने के बाद इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन अलग हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मूवमेंट के रास्ते अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों के सरफेस पर चार्ज अलग अलग है। अब इस एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी है कि उससे 3 एटीपी बन जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की सबसे खास बात यह है कि जो ग्लूकोज से हाइड्रोजन अलग होता है, अलग होने से जो एनर्जी अलग हुई उसको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आयनाइज की, उसके बाद तुरंत उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फास्फोराइलेशन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। फास्फोराइलेशन क्या है? जब भी कोई चीज फास्फेट से क्रिया करता है तो उसे फास्फोराइलेशन कहते हैं। यहां पर भी एनर्जी जो निकली वो तुरंत एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट से मिल करके क्या होता, वो एनर्जी स्टोर कर ली गई और 3 एटीपी बन गया। तो 12 हाइड्रोजन से कुल कितनी एटीपी बनी? 36, क्योंकि एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से 3 एटीपी बन पाती है। एक्चुअली 2 और एटीपी बनते हैं बीच में, जो ऑक्सीडेशन से नहीं, सिंपल रिएक्शन होते हैं, तो उसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो उससे 2 और एटीपी बन जाता है, तो टोटल बनता है 38 एटीपी। अब इसकी कुछ मूल बातों को आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन में इतनी ऊर्जा है कि उससे 3 एटीपी बन सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि लंबी चेन ऑफ रिएक्शन है, जिसमें NAD, फिर उसके बाद होता है FAD, फिर होता है Q, फिर साइटोक्रोम, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जिसमें साइटोक्रोम A1, A3, बीच में एक और मॉलिक्यूल आता है Q, और अंत में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो जैसे ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं को एंजाइम्स हैं, ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ में काम करते हैं, तो इसे को एंजाइम कहते हैं। पहले NAD इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो NAD रिड्यूस हो जाता है, NADH बना लेता है। फिर क्या करता है, वो इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को FAD को दे देता है, FADH2 बन जाता है। FAD अब रिड्यूस्ड हो गया, NAD फिर से ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तक फिर उसके बाद क्या होगा, फिर Q ने लिया, फिर उसके साइटोक्रोम्स ने लिया। तो इस तरीके से
एक एक करके एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस्तेमाल की कर ली जाती है, जिससे कि 3 एटीपी बनते हैं। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि 12 हाइड्रोजन को एक एक करके अलग करना है, और अलग करने के लिए लॉन्ग चेन ऑफ रिएक्शन है, जिसे 2 भागों में बांटा जाता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ये जो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज है, वो 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। अब इसमें 2 जगह 2 तरह की ऑक्सीडेशन है, 2 तरीके के फॉस्फोराइलेशन है, और 38 में से 8 एटीपी तो ग्लाइकोलिसिस में बनता है और 30 एटीपी क्रेब्स साइकिल में बनता है। एक और बात है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसमें 38 एटीपी बनते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो भी थोड़ा सा ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसको एनएरोबिक या अनऑक्सीशोषण कहते हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही एटीपी बनता है। अब यहीं पर एक समझने की बात है, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया दोनों में कॉमन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी कॉमन है और एरोबिक रेस्पिरेशन में भी कॉमन है। लेकिन यदि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा तो ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी बनता है, और यदि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो 2 एटीपी बनता है। इसका मतलब 2 तरह की क्रियाएं हैं, एक ऐसा जिसमें कि 2 एटीपी बनता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में कॉमन है, और दूसरा ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाद में ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है, लास्ट में H2O बन जाता है, तो वो उससे 6 एटीपी बनते हैं, और वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। तो इसके लिए आप इस बात को जरा स्पष्ट समझ लें कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में तो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, 3 कार्बन वाले, जिसको क्या कहते हैं, पायरुविक एसिड, CH3COCOOH। अब इसमें से एक CO2 भी अलग हो जाता है, और यहाँ से हाइड्रोजन भी अलग बचता है, अलग हो जाता है, CH3CO एसिटाइल रेडिकल बचता है। रेडिकल ऐसे फ्री नहीं सर्वाइव कर सकता है, तो ये तुरंत एक कोएंजाइम ए से बाइंड हो जाता है, जिसे एसिटाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रेब्स साइकिल की क्रियाओं में एंटर करता है। अब ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों के साथ में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जुड़ा हुआ है, जिसमें एनर्जी अलग हुई, अलग होने के बाद हाइड्रोजन एटम को उसने आयनाइज कर दिया एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। प्रोटॉन के लिए अलग रास्ता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग रास्ता है। इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेकर के 3 एडीपी और 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलकर के 3 एटीपी बना लेते हैं। तो जब इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस्तेमाल कर ली जाती है एटीपी बनाने में, तो अंत में फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर के स्टेबल हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं, और वो ऑक्सीजन एटम से बाइंड होकर के वाटर बना लेता है। तो अब इसमें हमें ये समझना है कि ग्लाइकोलिसिस में जो 2 तरीके के रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। सारे रिएक्शंस को मत समझिए, मेन जो बात है जहाँ पे कि एटीपी बन रहा है वो स्टेप महत्वपूर्ण है। बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स को आप थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे तो ग्लूकोज से शुरुआत हुई, ग्लूकोज एक एटीपी से एक फॉस्फेट लिया और इसने बना लिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर इसके बाद इसमें 2 नंबर वाले कार्बन के दोनों हाइड्रोजन 1 नंबर वाले से बाइंड हो जाते हैं, तो ये फिर चेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद एक और फॉस्फेट
ऐड होता है तो इससे बन जाता है फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से ये दो में टूट जाता है, एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। वैसे नेक्स्ट स्टेप में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में बदल जाता है। अब इसके बाद आपको महत्वपूर्ण बात ये समझनी है, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बने और वो उनमें एक जगह तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ, तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ तो वो हाइड्रोजन अलग होकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया। एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से 3 एटीपी बनते हैं। अब यहाँ चूंकि दो मॉलिक्यूल हो गया तो 2 × 3 = 6 एटीपी। तो एक स्टेप सिर्फ ये है जिसमें कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फॉस्फोराइलेशन में इस्तेमाल हो जाती है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसके बाद 2 स्टेप्स ऐसे हैं जिसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड लिया गया, बाइंड हुआ, लेकिन फिर उसके बाद बीच में हाई एनर्जी बॉन्ड बन गया, तो उससे एक बार में एक ही एटीपी बन पाता है। 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, 2 जगह एक एटीपी बना, मतलब 2 4। शुरू में 2 इस्तेमाल हुए थे और बाद में ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितना हुआ, 8 एटीपी बने, 10 एटीपी बने, तो नेट गेन 8 एटीपी का हुआ। तो इसमें अब आप देखें, जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6, इसमें उसने फॉस्फेट से क्रिया करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया, फिर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में यहाँ 6 नंबर पे भी एक फॉस्फेट जुड़ा है और यहाँ 1 नंबर पे भी जुड़ा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, तो ये इतना हिस्सा अलग हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, इसमें चूंकि CO ग्रुप है तो इसे कीटोन ग्रुप कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये जो नीचे वाला आधा हिस्सा है इसे हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर ये भी इसी में चेंज हो जाता है। एक बात यहाँ के बाद अब 2 बातें होनी हैं। एक बात तो ये कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, इसका 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, इस बीच में एक हाइड्रोजन अलग हुआ, तो वो अलग होकर के NAD के द्वारा लिया गया और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, ये इससे 6 एटीपी बन गया। इसके बाद यहाँ पे 2 स्टेप्स ऐसे हैं जिससे कि इतनी एनर्जी निकली जिससे कि एक बार में एक ही एटीपी बन पाता है। तो 2 एटीपी यहाँ पे बना 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने में। सेकंड, इसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बनने में एक जगह एटीपी बना, तो ये 2 4 एटीपी यहाँ पर बन गया और यहाँ पे 6 बना, तो 6 4 10। शुरू में 2 इस्तेमाल हुआ, नेट गेन हुआ 8 का। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन अलग हुआ था NAD के द्वारा लिया गया था, बाद में ऑक्सीजन एटम जब नहीं है तो वो फिर प्लांट सेल्स में इथाइल अल्कोहल बना लेता है पायरुविक एसिड के बाद, पायरुविक एसिड से फिर इथाइल अल्कोहल बन जाता है। एनिमल सेल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जैसे हम कभी दौड़ करके आते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं तो हमारे मांसपेशियों में बहुत जल्दी जल्दी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो उस समय उस हिसाब से हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो काम तो चल गया, मांसपेशियों के द्वारा हमने काम ले लिया, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमें थोड़ी थकान सी लगती है और फिर हमारे मांसपेशियों को कोई दबा दे तो उसमें क्या होता है कि उसमें से लैक्टिक एसिड निकल करके फिर बाहर आ गया, फिर ग्लाइकोजन बन गया, उससे फिर धीरे धीरे, हम उस समय तो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहे थे, फिर बाद में धीरे धीरे हमारी सांस की रफ्तार कम हो जाती है। तो कुछ मामलों में थोड़ा देर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल की क्रिया में क्या होता है, आइए देखते हैं। इनमें 2 बातें होती हैं, 2 स्टेप्स हैं। पहली बात तो ये कि ये जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलाइसिस के बाद, CH3COCOOH,
इसके 2 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। अब सारे जो हैं इस चेन में 2-2 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्रिया करता है। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से ये, और इसके पहले क्या हुआ, इसमें से एक CO2 निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल करके ETS में चला गया, बचा क्या, CH3CO। ये एसिटाइल रेडिकल फिर कोएंजाइम A से क्रिया करके एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से मिल करके साइट्रिक एसिड बनाता है। इसी समय एक HOH और ऐड होता है। फिर साइट्रिक एसिड बन गया तो ये कोएंजाइम A अलग हो गया, उसका काम खत्म हो गया। अब ये इसके बाद साइट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल की क्रिया में गया। तो इसीलिए क्रेब्स साइकिल की क्रियाओं को साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, या क्रेब्स साइकिल, या इवन TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को कभी कभी EM पाथवे एम्बडेन मेयरहॉफ नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पर उसे EM पाथवे कहते हैं। यहाँ पे अब आइए क्रेब्स साइकिल में। तो क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम में मिलकर के साइट्रिक एसिड बनाया, और साइट्रिक एसिड बनाने के बाद हम आपको एम्फेसिस इस बात पे देना चाह रहे हैं कि 4 स्टेप्स ऐसे हैं। साइट्रिक एसिड से आइसोसाइट्रिक एसिड बना, फिर ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड बना। इसमें एक यहाँ पर हाइड्रोजन अलग हुआ, NAD के द्वारा लिया गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में गया। फिर CO2 अलग हो गया तो ये अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बना। अब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनाइल कोएंजाइम A बनने में एक जगह और हाइड्रोजन अलग हुआ, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अलग हो गया, NAD के द्वारा लिया गया, ETS में गया। फिर इसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनिक एसिड बनने में GTP ने एनर्जी लिया, एक ATP बन गया। तो यहाँ एक चेंज है, 1 2 3 तो रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें हाइड्रोजन सीधे सीधे NAD के द्वारा लिया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से 3 ATP बनता है। लेकिन यहाँ एक स्टेप ऐसा है सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड में कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन अलग हुआ वो सेकंड स्टेप से शुरू होता है। NAD के बाद जो FAD था, FAD लिखता है इसे, और FAD से शुरू होता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 की जगह 2 ही ATP बनता है। लेकिन एक ATP यहाँ बन गया था, तो बैलेंस वही बराबर हो गया। तो 1 2 3 4 दूनी 8 3 24, तो 24 ATP यहाँ पे बन गया और 6 ATP यहाँ पर बना था, तो दोनों मिलाकर के हो गया 30 ATP। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में खास बात यह है कि सिस्टम ऐसा बनाया नेचर ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कि ग्लूकोज से एक एक करके हाइड्रोजन अलग होता है, वो आयनाइज हो जाता है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में, उससे ATP बन जाता है, वो फॉस्फोराइलेशन में इस्तेमाल हो जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब फॉस्फेट से क्रिया करता है तो उससे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। 2 तरीके, एक्चुअली तो 3 तरीका का फॉस्फोराइलेशन होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो फोटोसिंथेसिस के समय प्लांट सेल्स में होता है। एनिमल सेल्स में यहाँ 2 बात हुई, एक तो सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन जिसमें कि एक बार में इतनी ही एनर्जी निकली कि जिससे एक ATP बना, और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से 3 ATP बनी, तो जो कि फॉस्फोराइलेशन में इस्तेमाल की। तो यहाँ पे समझने की बात हमें इतनी है कि एक इतना कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है उसके हिसाब से नेचर ने, भगवान ने कैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बनाया है, ये एक अद्भुत चीज़ है। धन्यवाद।